जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे अपन प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले शैक्षिक प्रणाली के, ठीक है। और ये दोस्तों आज का हम लोग क्लास नंबर 7 रहने वाला है, ठीक है, जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला। और ये दोस्तों झारखंड महिला सुपरवाइजर के जो सिलेबस में दिया हुआ है वही टॉपिक है, ठीक है। जितना आप टॉपिक बताया जाएगा उतना सिर्फ आप लोग पढ़ते हैं। आप लोग 100% एग्जाम में 100 स्कोर करके आइएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके, ठीक है। दोस्तों फटाफट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? शैक्षिक प्रणाली यानी कि एजुकेशनल सिस्टम। देखिए, शैक्षिक समाजशास्त्र की यह शाखा है जो शिक्षा और समाजशास्त्र का समन्वित है ना। शैक्षिक समाजशास्त्र की वह शाखा है जो शिक्षा और समाजशास्त्र का क्या है, मिली जुली एक रूप है। शैक्षिक समाजशास्त्र इस बात पर बल देता है कि समाजशास्त्र के उद्देश्यों को शैक्षिक प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाए। शैक्षिक समाजशास्त्र सामाजिक विकास और उन्नति के लिए उन सभी सामाजिक प्रतिक्रियाओं एवं सामाजिक अंत प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जिनको जाने बिना शिक्षा के स्वरूप एवं समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता है। संक्षेप में, शैक्षिक समाजशास्त्र का वह विज्ञान है जो शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली प्रक्रियाओं, जन समूह, संस्थाओं तथा समितियों का भी अध्ययन करता है, राइट। तो हम लोग देखेंगे जॉर्ज फेनी के अनुसार, ठीक है। जॉर्ज फेनी के अनुसार देखेंगे दोस्तों, ठीक है, शिक्षा प्रणाली क्या है। तो इनका मत है कि शैक्षिक समाजशास्त्र का पिता, देखिए जॉर्ज फेनी को शैक्षिक समाजशास्त्र का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इससे प्रश्न बनेगा, 100% बनेगा, ठीक है। पूछ देगा शैक्षिक समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो जॉर्ज फेनी हो जाएगा, राइट। इसने अपनी पुस्तक दी प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी में कहा है कि शिक्षा का सामूहिक जीवन पर और सामूहिक जीवन का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। देखिए इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, कि द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी कौन लिखा था? तो जॉर्ज फेनी ने लिखा था, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था कि शिक्षा का सामूहिक जीवन पर तथा सामूहिक जीवन का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। उसने यह भी बताया कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उस पर पड़ने वाली सामाजिक शक्तियों के प्रभाव का अध्ययन करना अति आवश्यक भी होता है। जॉर्ज पेनी के अलावा जॉन डीवी, मूर, फेडरिक लिपले, डंकन, कॉल मैकाइवर, मेरिल डेविस, डोलाट, डुरखीम, क्लार्क आदि विद्वानों ने शैक्षिक समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। जॉन डीवी ने अपनी पुस्तक स्कूल तथा समाज एवं जनतंत्र और शिक्षा में शैक्षिक समाजशास्त्र के महत्व को स्वीकार करते हुए शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया माना है, राइट। देखिए नेक्स्ट है, समाजशास्त्री मुख्य रूप से शिक्षा पर सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव, शिक्षा की प्रकृति और सामाजिक परिवर्तनों में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। यानी शब्दों में समाज के कौन से पहलू शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, ठीक है। असल में किसी भी समाज की संरचना, उसकी ज़रूरतें, उसमें उपलब्ध अलग अलग तरह की स्रोत ही उस समाज की शिक्षा की नीति की आधारभूमि तय करते हैं। एसी दुबे ने शिक्षा और समाज का भविष्य में लिखा है कि शिक्षा और समाज में गहरा संबंध है। देखिए पूछ देगा ये शिक्षा और समाज में गहरा संबंध, ये किसका कथन है? इसका आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाइएगा, एसी दुबे, ठीक है। एक और शिक्षा परंपरा की धरोहर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है, बिल्कुल सही बात है। और इस तरह संस्कृति की निरंतरता बनाए रखने में सहायक होती है ना। क्योंकि शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है ना। और ये जो संस्कृति रहता है वो निरंतर आगे बढ़ाते रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी। और दूसरी ओर परिस्थितिकी परिवर्तन उसे अनुकूल का साधन बनने की प्रेरणा भी देता है। अपने इस पक्ष में शिक्षा परिवर्तन का माध्यम बनती है। यह परिवर्तन की दिशा निर्धारित कर उसके वैकल्पिक प्रतिरूप प्रस्तुत करती है, प्राविधिक साधन जुटाती है और नवाचारों के लिए भावभूमि निर्मित करती है। शिक्षा के ये दोनों प्रकार ये महत्वपूर्ण हैं क्योंकि परंपरा की उपेक्षा यदि समाज को
धुरीहीन बनाती है तो परिवर्तन की अस्वीकृति या मंद गति सांस्कृतिक पक्षाघात प्रमाणित हो सकती है। वैकल्पिक भविष्य की परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए इन दोनों प्रकारों की भी भूमिका होती है। शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया कहते हुए हम शिक्षा के सामाजिक आधार को निम्न बिंदुओं में समझ सकते हैं। शिक्षा के उद्देश्य समाज की ज़रूरतों के अनुसार तय किए जाते हैं। सही बात है, शिक्षा के उद्देश्य को समाज की ज़रूरत के हिसाब से ही उसमें तय किया जाता है ना। शिक्षा की प्रक्रिया के विभिन्न निरंतर ही समाज के स्वरूप से प्रभावित होते रहते हैं। सही बात है, शिक्षा की प्रक्रिया पर खर्च होने वाला खर्च समाज से ही आता है। शिक्षा प्रक्रिया के 3 अंग क्रमशः शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम होता है। देखिए पूछ देगा शिक्षा प्रक्रिया के कितने अंग होते हैं, तो शिक्षा प्रक्रिया के अंग कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं, शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम। ठीक है, ये सब समाज का ही अंग होता है। शिक्षण की सामग्री का निर्माण और शिक्षण पद्धतियाँ समाज के स्वरूप पर ही निर्भर है। शिक्षा के स्वरूप में आने वाले परिवर्तन भी समाज की बदलती जरूरतों पर निर्भर करते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया जहाँ एक और वर्तमान की स्थितियों से तथा भावी स्वरूप से प्रभावित होती है या बदलती, वही उस समाज की संस्कृति से भी नियंत्रित होती है। शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्य, अब हम लोग देखेंगे क्या दोस्तों? शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्य। देखिए हैरिंगटन ने शैक्षिक समाजशास्त्र के निम्नलिखित उद्देश्यों को बताया है। ठीक है, ये सब आप लोगों को याद करते जाइएगा। ठीक है, ये सबसे प्रश्न बनेगा। ठीक है, सामाजिक प्रगति के लिए शिक्षक एवं स्कूल के कार्यों का सामाजिक संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करना, पहला पॉइंट है। सेकेंड है विद्यालय को प्रभावित करने वाले सामाजिक तत्वों का अध्ययन करना। थर्ड में है छात्रों पर पड़ने वाले सामाजिक तत्वों के प्रभाव का ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट है आप लोग का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पक्षों को ध्यान में रखकर सामाजिक दृष्टि से शैक्षिक पाठ्यक्रम का निर्माण करना। जनतांत्रिक विचारधाराओं का ज्ञान प्राप्त करना। शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न अनुसंधान विधियों का प्रयोग करना। नेक्स्ट है हम लोग का देखिए शैक्षिक समाजशास्त्र का क्षेत्र स्कोप कहाँ कहाँ है वो आप लोग जान लीजिए। तो देखिए कुछ पॉइंट दिया हुआ है, वो सब हम लोग देख लेते हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र का स्कोप कहाँ कहाँ पे है। शिक्षक एवं छात्रों का परस्पर संबंध है ना, समाज में शिक्षक की स्थिति, सामाजिक आवश्यकताएं एवं समस्याएं, विभिन्न सामाजिक इकाइयों के परस्पर संबंध, बालक एवं विद्यालय पर सामाजिक जीवन का प्रभाव, सामाजिक प्रक्रिया में रेडियो, सिनेमा एवं प्रेस का मूल्यांकन, व्यक्ति एवं समाज की प्रगति हेतु पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन। राइट में दिया हुआ आप लोग का सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक प्रगति के साधनों का मूल्यांकन। ये सब किस चीज़ के अंतर्गत आ जाता है? तो शैक्षिक समाजशास्त्र का स्कोप ये सब है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सामूहिक जीवन क्या होता है, बताइए। सामूहिक जीवन से आप लोग क्या समझते हैं? तो देखिए समाजशास्त्र से हमें ज्ञात होता है, यानी कि समाजशास्त्र से हम लोग को पता चलता है कि व्यक्ति समूह यानी कि समाज में रहता है। समूह मतलब क्या होता है? समाज कैसे बनता है? तो 2 या 2 से अधिक लोगों के समावेश से समाज बनता है। वो अपने साथियों के साथ जीवन यापन करता है, इसी और जो संगी साथी रहते हैं वो सब के साथ रहते हैं, जीवन यापन करते हैं। ये सब सामूहिक जीवन है। इसी कारण व्यक्ति को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। इसी तरह से व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सामाजिक प्राणी। देखिए वही कहा है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर समूह का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप सभी को बताएं कि 2 या 2 से अधिक लोगों व्यक्ति के मिलने से किस चीज़ का निर्माण होता है? समूह का, यानी कि समाज का। समूह की प्राथमिक इकाई परिवार होता है। सही बात, समूह का सबसे पहला क्या होता है? वो परिवार होता है। क्या होता है मित्रों? परिवार होता है। राइट, परिवार का निर्माण माता पिता एवं बच्चों से होता है। ठीक है, परिवार का निर्माण कैसे होता है? माता पिता और बच्चों से होता है। समान विचार एवं समान पूर्वजों वाले परिवार से मिलकर कुल या गोत्र का निर्माण होता है। व्यक्ति अपना सामूहिक जीवन इसी में व्यतीत करता है।
समूह में ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण एवं विकास भी करता है। समूह में रहकर ही व्यक्ति समूह के प्रति अपने कर्तव्यों को समझता है। व्यक्ति समाज में कई समूह होने के कारण व्यक्ति कई समूह का सदस्य होता है। समाज में पाए जाने वाले विभिन्न समूह में से कुछ समूह रक्त से संबंधित होते हैं, सही बात है, तो कुछ व्यापार, व्यवसाय और अन्य उद्देश्यों के आधार पर भी संबंधित होते हैं। इन समूहों का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर भी पड़ता है, व्यक्ति के व्यवहार का प्रभाव इन समूहों पर भी पड़ता है। विद्यालय को भी समूह माना जाता है ना। विद्यालय को भी समूह माना जाता है, जहाँ पर छात्र सामूहिक जीवन के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। वहाँ का सामाजिक वातावरण छात्रों को व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है। इसी प्रकार के समूहों में रहकर ही व्यक्ति सहयोग, भाईचारा, प्रतिद्वंदिता, प्रेम करना, दया करना, अनुकरण करना, ये सब सीखता है, राइट। नैतिकता का पालन करना भी समूह के द्वारा ही सीखा जाता है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं।